जिसे इसे ठीक करना था। इस चैप्टर में हम इंडियन इकोनॉमी के 1950 से 1990 तक के डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद ये डिसाइड करना था कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया जाए। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए किसी भी सोसाइटी को 3 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। पहला कि कंट्री में कौन से गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे, दूसरा कि वो कैसे प्रोड्यूस किए जाएंगे, मतलब ह्यूमन लेबर ज़्यादा यूज होगा या ज़्यादा मशीन्स, और तीसरा कि ये गुड्स और सर्विसेज पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किस बेसिस पे किए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के बेसिस पे 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों इकोनॉमी इन क्वेश्चंस का अलग अलग आंसर देती है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वही गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे जिसकी डिमांड हो, जिससे प्रॉफिट कमाया जा सके। अगर कार की डिमांड है तो कार, बाईसाइकिल की है तो बाईसाइकिल। लेबर और मशीन में जो ज़्यादा सस्ता होगा उसका ज़्यादा यूज होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन परचेजिंग पावर देख के की जाएगी, मतलब गुड्स या सर्विसेज उन्हें ही दी जाएगी जिनके पास इन्हें खरीदने के पैसे हों। फॉर एग्जाम्पल, गरीबों को सस्ते घर की ज़रूरत है, लेकिन मार्केट के सेंस में इसे डिमांड नहीं माना जाएगा क्योंकि गरीबों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। कंट्रीज़ जैसे यूके, यूएसए 100% तो नहीं, लेकिन इनको हम कैपिटलिस्ट कंट्री कह सकते हैं। दूसरी तरफ सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या गुड्स बनाए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन ये देख के किया जाता है कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, न कि ये देखकर कि वो क्या खरीद सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है फ्री हेल्थ केयर टू ऑल द सिटीजन्स। यहाँ कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर ही होता है। कंट्रीज़ जैसे चाइना, क्यूबा, इन्हें हम सोशलिस्ट कैटेगरी में रख सकते हैं। लास्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें गवर्नमेंट और मार्केट दोनों मिल के ये डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। वर्ल्ड की ज़्यादातर इकोनॉमीज ऐसी ही है। अब इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में जहाँ इतनी डाइवर्सिटी हो और इतनी इनइक्वालिटी भी हो, वहाँ एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट और एक्सट्रीम सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चुना, लेकिन सोशलिस्ट की तरफ इंक्लाइंड, जिसमें मेजर इकोनॉमिक प्लानिंग तो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इकोनॉमी डिसाइड हो गई, अब बारी थी प्लानिंग की। एक कंट्री के रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, इसके लिए प्लान बनाया जाता है। इसके कुछ गोल्स होते हैं जिसे एक पीरियड ऑफ टाइम में अचीव करना होता है। इंडिया के केस में ये टाइम 5 साल का है। 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और यहाँ से 5 ईयर प्लानिंग की शुरुआत हुई, और इसी प्लानिंग कमीशन को 2015 में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। 5 ईयर प्लान्स के 4 गोल थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ग्रोथ का मतलब है कंट्री में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को बढ़ाना। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसका एक अच्छा इंडिकेटर है जीडीपी का बढ़ना, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बढ़ना। किसी कंट्री की बाउंड्री के अंदर एक साल में जितने गुड्स और सर्विसेज बनाए गए उसके टोटल मनी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। जैसे 2021 में इंडिया में जितने गुड्स और सर्विसेज बने उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू था 3.18 लाख करोड़ $। इकोनॉमी के तीनों सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, जीडीपी में जितना जितना कंट्रीब्यूट करते हैं उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी। जैसे इंडिया के केस में अभी ये स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है ये। नेक्स्ट गोल है मॉडर्नाइजेशन, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी जैसे न्यू मशीन्स या एग्रीकल्चर में न्यू सीड्स, इन सब का यूज करना, और इसके अलावा सोसाइटी में भी मॉडर्न चेंजेस लाना। फॉर एग्जांपल, इक्वल राइट्स फॉर बोथ वुमेन एंड मैन। सेल्फ रिलायंस का मतलब है वैसे सामान जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं उसके इंपोर्ट को अवॉइड करना। फॉर एग्जांपल, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, जिसके कारण हमें ज़्यादातर फूड सप्लाईज दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता था। यानी फूड सप्लाईज के लिए हम दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट थे, जो कि एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन के सोवरेनिटी के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए पहले 7 5 ईयर प्लान्स का मेन गोल था सेल्फ डिपेंडेंट बनना। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इन सब के बावजूद भी ये इंश्योर नहीं होता है कि देश में गरीबी कम हो जाएगी और लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। इसलिए इन सब के साथ साथ इक्विटी भी ज़रूरी है। मतलब ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट का फ़ायदा सिर्फ अमीर लोगों को हो और गरीब अपने बेसिक नीड्स जैसे फूड, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर ये सब भी पूरा ना कर सके। अब देखते हैं कि इन गोल्स को 1950 से 1990 के बीच के 5 ईयर प्लान्स ने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड में कैसे और कितना इम्प्लीमेंट किया।
हमने पढ़ा था कि कॉलोनियल रूल में एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, इसलिए इंडिपेंडेंट इंडिया में पॉलिसी मेकर्स ने इसे ठीक करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए, जिसमें से एक था लैंड रिफॉर्म एंड लैंड सीलिंग और दूसरा था ग्रीन रिवॉल्यूशन। लैंड रिफॉर्म का मतलब है लैंड की ओनरशिप चेंज करना, मतलब ज़मीन ज़मींदारों से लेकर किसानों में बांटना। इस लैंड टू द टिलर पॉलिसी के पीछे आइडिया ये था कि अगर किसानों के पास लैंड की ओनरशिप होगी तो वो लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे ध्यान देंगे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। पहले लैंड के ओनर जमींदार हुआ करते थे, तो अगर किसानों की मेहनत से प्रॉफिट होता भी तो वो जमींदारों को होता। इसमें एक्चुअल टिलर का क्या फ़ायदा। एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विटी लाने की एक और पॉलिसी थी लैंड सीलिंग, मतलब ये फिक्स करना कि एक इंडिविजुअल के पास मैक्सिमम कितनी ज़मीन हो सकती है। इसका पर्पस था कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप को कम करना, मतलब कुछ ही लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन और बाकी के पास कुछ भी नहीं। इन पॉलिसीज़ का कुछ फ़ायदा तो हुआ, लेकिन बहुत लोग इसमें भी कुछ न कुछ लूप होल निकाल के बच गए। जैसे कई ज़मींदार किसानों को भगा के ये क्लेम करने लगे कि किसान भी हम ही है। जिनके पास लिमिट से ज़्यादा ज़मीन थी वो अपने क्लोज रिलेटिव के नाम पे लैंड रजिस्टर करवाने लगे ताकि लैंड सीलिंग से किसी तरह बच जाए। केरला और वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी स्टेट्स में गवर्नमेंट इन पॉलिसीज़ को लेकर ज़्यादा कमिटेड नहीं थी, इसलिए लैंड होल्डिंग में इनइक्वालिटी आज भी बहुत देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें ट्रेडिशनल सीड की जगह HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग सीड्स का यूज किया गया, जिससे फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया, स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। लेकिन ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में HYV सीड्स में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और साथ में वाटर की रेगुलर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ऐसे फार्मर्स जिनके पास रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज़ और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स खरीदने के पैसे थे, उनको इसका बेनिफिट ज़्यादा हुआ। 1960s से 1980s तक ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी इंडिया में स्प्रेड कर गया, जिससे इंडिया फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट होने में कामयाब हो गया। अब इंडिया कंट्री की फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए अमेरिका या किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहा। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बहुत फ़ायदे हुए, जैसे व्हीट और राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ और मार्केटेड सरप्लस भी इंक्रीज हुआ, जिससे मार्केट में इसका प्राइस कम हो गया। जो भी प्रोडक्शन होता है उसको फार्मर्स दो तरह से यूज करते हैं, एक तो खुद के कंजम्पशन के लिए और दूसरा मार्केट में बेचने के लिए। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो पोर्शन जो फार्मर्स मार्केट में बेचते हैं उसे मार्केटेड सरप्लस कहते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ग्रोथ का ज़्यादा फायदा तभी है जब मार्केटेड सरप्लस ज़्यादा हो। गवर्नमेंट फार्मर्स से सफिशिएंट फूड ग्रेन्स खरीद के स्टॉक के रूप में रखने में कामयाब हुई, जिसे फूड शॉर्टेज के समय यूज किया जा सके। इसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन में कुछ रिस्क भी थे, जैसे एक रिस्क था कि ये स्मॉल फार्मर्स और बिग फार्मर्स के बीच का डिफरेंस को और बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड इनपुट जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, इन सब को सिर्फ बिग फार्मर्स ही अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा रिस्क ये था कि HYV क्रॉप्स में पेस्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो जो स्मॉल फार्मर्स इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा वो पेस्ट अटैक में सब कुछ लूज़ कर सकता है। लेकिन इन रिस्क को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे स्मॉल फार्मर्स को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया गया, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी दिया गया। इन सब की वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा बड़े किसानों के साथ साथ छोटे किसानों को भी हुआ। अब एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से सही है या नहीं, इसको लेके एक डिबेट है। कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जैसे HYV, तो स्मॉल फार्मर्स के लिए उसे अडॉप्ट करना रिस्की होता है। ऐसे में सब्सिडीज़ फार्मर्स को इनकरेज करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी वाइडली पॉपुलर हो गई हो तो सब्सिडीज़ हटा देनी चाहिए। दूसरा कि सब्सिडीज़ फार्मर्स के बेनिफिट के लिए है, लेकिन फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ का मेजर बेनिफिट फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ को भी होता है, तो ये टारगेटेड ग्रुप को बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा है और गवर्नमेंट के फाइनेंस भी एक बर्डन की तरह है, इसलिए इसे हटा देना चाहिए। किसी भी चीज़ का प्राइस वो चीज़ कितना अवेलेबल है इसका सिग्नल होता है। अगर कोई चीज़ बहुत कम अवेलेबल है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और महंगी चीज़ को जो लोग यूज करते हैं तो उसे बहुत इफ़िशियंट तरीके से बचा के यूज करते हैं। तो इकोनॉमिस्ट का एक पॉइंट ये भी है कि सब्सिडीज़ के कारण गुड्स की अवेलेबिलिटी कम होने के बावजूद भी प्राइस बढ़ता नहीं है, कम ही रहता है, जिससे कंज्यूमर्स के पास कोई वजह नहीं होता है कि वो इसे इफ़िशियंट तरीके से यूज़ करे, जिससे फर्दर उस गुड्स या रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और कम हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है सब्सिडीज़ बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फार्मिंग अभी भी बहुत रिस्की काम है और इंडिया के अधिकतर फार्मर्स अभी भी गरीब हैं। सब्सिडीज़ के बिना वो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सब्सिडीज़ हटाना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करना सॉल्यूशन है कि इसका बेनिफिट सिर्फ पुअर फार्मर्स को ही हो।
तो कुल मिलाकर लेट 1960s तक इंडिया फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो चुका था। लेकिन एक निगेटिव साइड ये है कि इवन 1990 तक भी अराउंड 65% ऑफ पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एम्प्लॉयड था, जबकि सेम एग्रीकल्चर आउटपुट के लिए इतने लोगों की एंगेजमेंट की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि एक नेशन प्रोग्रेस तभी कर सकता है जब उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा हो, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से ज़्यादा स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और मॉडर्नाइजेशन प्रमोट करता है। हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस के समय इंडस्ट्रीज़ का कोई खास बेस नहीं था, ज़्यादातर कॉटन या जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ही थी, इसीलिए इंडस्ट्रीज़ का बेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। अब इंडिपेंडेंस के टाइम जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास इतने कैपिटल नहीं थे कि वो कुछ खास इन्वेस्टमेंट कर सके, और जिनके पास अगर थे भी तो इंडियन मार्केट इतना बड़ा नहीं था कि वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो। इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट को ही मेजर रोल प्ले करना था। मतलब मेजर इंडस्ट्रीज़ का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा और प्राइवेट सेक्टर सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा। इसी गोल के बेस पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 अडॉप्ट किया गया। इस रिजोल्यूशन ने इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज जिसे एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट ओन करेगी। सेकंड कैटेगरी में वो इंडस्ट्री जिसमें प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकती है लेकिन कोई नई यूनिट नहीं स्टार्ट कर सकती, वो गवर्नमेंट के हाथ में ही होगा। तीसरी कैटेगरी में वो रिमेनिंग इंडस्ट्री जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर रहेगा, लेकिन इसमें भी लाइसेंस सिस्टम की वजह से गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था। बिना गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए कोई नई इंडस्ट्रीज नहीं स्टार्ट की जा सकती थी। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन थे वहाँ इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए लाइसेंस इजीली मिल जाता था, और साथ ही गवर्नमेंट ऐसे यूनिट्स को टैक्स बेनिफिट, लो रेट इलेक्ट्रिसिटी ये सब भी प्रोवाइड करती थी ताकि रीजनल इक्वालिटी प्रमोट हो, क्योंकि अब ऐसे तो कोई बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहेगा। 1955 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कमेटी, जिसे करवे कमेटी भी कहते हैं, उसने ये नोट किया कि रूरल डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को यूज़ किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। 1950 में जिस इंडस्ट्रीज़ का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख था उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते थे। अभी ये अमाउंट 1 करोड़ है। ये देखा गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ से ज़्यादा लेबर यूज होते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होता है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ से कम्पीट नहीं कर पाती है। इनकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था कि इन्हें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से बचाया जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व कर दिया। मतलब सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही उसे बना सकती है। इसके अलावा कुछ और छूट दिए गए, जैसे लोअर इंटरेस्ट रेट पे बैंक लोन और लोअर एक्साइज ड्यूटी। किसी गुड्स के प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड पॉलिसी, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी। पहले 7 5 ईयर प्लान्स में इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी थी वो थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंपोर्ट ना करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना ताकि इंडिया की इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट का काम था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से बचाना, क्योंकि ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स के सामने इंडियन प्रोडक्ट्स टिक ही नहीं पाती, तो इंडस्ट्रीज़ ग्रो कैसे होती। प्रोटेक्शन 2 तरीके से दिया गया, टैरिफ्स और कोटा। टैरिफ वो टैक्स होता है जो इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाया जाता है। गवर्नमेंट ने टैरिफ बढ़ा दिया जिससे इम्पोर्टेड गुड्स का प्राइस हाई हो गया, और कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्ट किया जा सकता है ये कोटा भी फिक्स कर दिया। ऐसा माना गया कि अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन दिया जाएगा तो टाइम के साथ वो कम्पीट करना भी सीख जाएंगे। मिड 1980s तक एक्सपोर्ट के प्रमोशन पे भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स के दौरान इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ काफ़ी इंप्रेसिव था। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, जो कि डेवलपमेंट का एक अच्छा इंडिकेटर होता है, उसमें भी ग्रोथ हुआ। जहां इंडस्ट्रीज़ पहले सिर्फ कॉटन और जूट टेक्सटाइल तक ही सीमित थी, 1990 तक काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो चुकी थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रमोशन से वैसे लोग जिनके पास बड़े इंडस्ट्रीज स्टार्ट करने जितने पैसे नहीं थे वो भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिलने से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प हुई। हमने देखा कि इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ में पब्लिक सेक्टर ने मेजर रोल प्ले किया, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनका कहना है कि बहुत ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जो प्राइवेट सेक्टर को दिए जा सकते हैं,
फिर भी गवर्नमेंट उसे अपने अंडर रखती है, जिससे कोई कंपटीशन नहीं होता है और गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस गवर्नमेंट के अंडर थी, जिसके कारण लेट 1990s तक टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए लंबा वेट करना पड़ता था। बहुत पब्लिक सेक्टर फर्म्स ह्यूज लॉस में चल रहे थे, जिससे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा था। लाइसेंस सिस्टम की वजह से इंडस्ट्रीज एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। फॉरेन कंपटीशन को रोकने से फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान होने लगा। नुकसान ये कि इंडियन प्रोड्यूसर का कोई कंपटीशन नहीं था। उन्हें पता था कि जो वो बनाएंगे लोगों को वही खरीदना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट हाई प्राइस पे बेच सकते हैं तो वो क्वालिटी इंप्रूव करने का क्यों सोचेंगे। इसीलिए कंपटीशन इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिला के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जिसके कारण इकोनॉमिस्ट्स ने पॉलिसी में चेंज करने की मांग की, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट था कि 1991 में गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, जो कि LPG मॉडल पे बेस्ड था, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे बेस्ड था। LPG और फर्दर डेवलपमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।